नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और अब इसी के साथ ही साथ इस हफ्ते सीरीज की एक्सपायरी होगी, तो उस लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये भारतीय बाजारों के लिए पूरा हफ्ता। तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स पर भी बात करेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट से जुड़ा अपडेट भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से, और शुरुआत काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है, करीब सपाट कारोबार हो रहा है। 10 अंकों की कमजोरी है गिफ्ट निफ्टी में, तो यहाँ पर सपाट ट्रेड देखने को मिल रहा है। वहीं हांगकांग की बात करें तो वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में हैं। कोरिया के बाजार भी करीब ½ % से ज़्यादा की कमजोरी दिखा रहे हैं। लेकिन जापान के बाजार में हम देखेंगे तो एक के बाद एक रिकॉर्ड लेवल्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। और गुरुवार के दिन, क्योंकि वहां पे लॉन्ग वीकेंड था, उस दिन भी हमने देखा कि अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली निक्केई में, और आज भी पॉजिटिव शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बाकी संकेतों पर नजर डालें तो इस वक्त एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो थोड़ी सपाट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दुनिया भर के बाजारों पर नजर डालेंगे। यूएस के मार्केट में भी शुक्रवार का दिन काफी अच्छा रहा और हमने देखा जो क्लोजिंग हुई वो ऑल टाइम हाई पर देखने को मिली डाउ जोन्स में। S&P 500 में भी 5100 का जो स्तर है उसके पार S&P 500 कारोबार कर रहा था। नैस्डैक ने भी एक समय ऐसा था शुक्रवार के दिन जब 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार हो रहा था। हालांकि क्लोजिंग होते होते हल्की मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स पर, और पिछला पूरा हफ्ता भी अगर देखें तो फिर पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिली। क्योंकि अब बाजार का जो फोकस है यूएस में, हम देख रहे हैं कि वो ब्याज दरों से शिफ्ट होकर अब एआई के मोमेंटम, आर्टिफिशियल मोमेंटम पर फोकस हो चुका है। क्योंकि निविडिया के जो एक के बाद एक शानदार नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके की तेजी वहां पर देखने को मिली है, तो पूरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा शुक्रवार के दिन। और अन्य टेक शेयरों में और एआई से जुड़े शेयरों में भी हमने शानदार तेजी देखी और उससे ही बाजार को सपोर्ट भी मिल रहा था। हालांकि ये पूरा हफ्ता भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते पीसीई यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। तो ये आंकड़े आएंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा कई सारे रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स के कंपनियों के नतीजे भी आएंगे, तो ये भी फोकस में रहेगा यूएस में। यूरोप के बाजार भी रिकॉर्ड लेवल्स पर भी हमने देखे कि कारोबार कर रहे थे। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड सपाट, डॉलर इंडेक्स भी 104 के पास कारोबार कर रहा है। डॉलर में जो हल्की नरमी आई उससे सोने की तेजी को सपोर्ट मिल रहा है और 2041 के लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। क्योंकि सोने में इस वक्त रुझान बढ़ रहा है, जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है और ब्याज दरों में भी कटौती की बात थोड़ी पोस्टपोन होते हुए नजर आ रही है, इस वजह से ये पूरे फैक्टर्स जो हैं वो सोने की चाल को यहाँ पर उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो अब लास्ट पूरे हफ्ते हमने देखा कि एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी बयान आ रहे थे और उनका कहना था कि ब्याज दरों में फिलहाल कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। उसका असर हमने कच्चे तेल पे भी देखा। लास्ट पूरा वीक 2% की गिरावट हुई कच्चे तेल में, और शुक्रवार के दिन भी हमने देखा था कि $81 के आसपास कारोबार कर रहा था। तो ये है इस वक्त का मोमेंटम। और भारतीय बाजारों के लिए जो आज संकेत दिखाई दे रहे हैं वो ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा कुछ नेगेटिव संकेत देखने को नहीं मिल रहे, ना कोई नेगेटिव खबर है। तो भारतीय बाजारों के लिए स्थिति ठीक ठाक ही नजर आ रही है इस वक्त। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज 1270 करोड़ की खरीदारी करके गए, और वहीं कैश मार्केट में घरेलू निवेशकों की बात करें तो उन्होंने आंकड़ा छोटा है लेकिन 170 करोड़ की नेट खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 135 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 6390 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। शुक्रवार के दिन हमने देखा कि थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी बाजार में। हालांकि क्लोजिंग ऊपरी स्तर पे हुई, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा कि बिकवाली का प्रेशर काफी ज्यादा हावी हो चुका था। तो आज किस लेवल पर नजर रखें, क्योंकि ये एक्सपायरी हफ्ता भी होने वाला है, उस लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखें। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि 22,200 की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये बात हमने लगातार आपको बताई है। पूरी फेब सीरीज के अंदर
आप 22,200 को चेज करते रहे और 22,000 को चेज करते रहे और सपोर्ट के तौर पर आपने 21,800 को एक मेगा सपोर्ट एरिया कन्वर्ट कर दिया। ऑल्दो ये वीक एक्सपायरी का वीक है, लेकिन डाटा इससे पहले काफी हद तक अपनी फोर्स हो चुका है। ये फोर्स पता कहाँ से लगती है? चेक होता है ओपन इंटरेस्ट से। 1.5 लाख के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है सिर्फ इस समय निफ्टी के अंदर, जो कि एवरेज है बैंक निफ्टी के अंदर। और निफ्टी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है वो करीब है 2 लाख के आसपास, 2,04,000 के आसपास। तो उसका भी एवरेज ही ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो मार्केट को इधर से उधर होने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जो हम ओपन इंटरेस्ट से चेक करते हैं, वो इस समय एब्सेंट है। तो शायद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और आपने लास्ट सेशन में भी देखा फ्राइडे के अंदर कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को हिट करता है और वहां से नीचे आ रहा है। ये हिट कहाँ हो रहा है? ये 22,200 के ऊपर से शुरू होता है और टिल 350 तक जाता है, यानी कि 150 पॉइंट की रेंज है। इसमें कहीं से भी रिवर्सल आ जाता है, कई बार 300 से आता है, कई बार 350 से आता है, कई बार उससे भी पहले ऐसे आ जाता है 200 से। तो ये इस बार के सीरीज के लिए रेजिस्टेंस के तौर पर रहेंगे। इस सीरीज का मैं एक स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ, वो है 21,800। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत शेक करे। पहला उसका सपोर्ट 22,000 का है, फिर हो सकता है 21,900 पे रुके, फिर 21,800 पे भी रुके। तो ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया और मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, 200 से लेकर 350 है। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन करेगा। बहुत बड़ा पैसा इंडाइसिस से बनाना इस समय थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइएगा, वहां पर आपको मोमेंटम अच्छा मिल जाएगा, वो ट्रेड आपके काम आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ कुछ ऐसी है, 47,000 के आसपास आके मार्केट में थोड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है। तो मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट एरिया है वो करीब करीब है 40,500, 40,300। और सीरीज का जो स्टॉप लॉस है वो है 40,000 का। और सीरीज का जो टारगेट है वो है 47,200। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके दो स्टॉप लॉस इमीडिएट है, 46,500, 46,300। और सीरीज का जो स्टॉप लॉस है वो 46,000 है। और सीरीज का जो टारगेट है 47,200 है। तो आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपको फिर से वही रेजिस्टेंस फेस करने मिलेंगे। पहले आपको 47,000, फिर 47,200 के दो रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं है। दूसरी बात, एफआईएस की होल्डिंग भी 43% है, सिर्फ 1% से घटी है और सीरीज से पहले थोड़ी कम हुई है 1%। तो ज्यादा कंसर्न नहीं है, बट हाँ, कम होने का मतलब ये है कि अब जो मोमेंटम बना हुआ था वो थोड़ा रुक गया, अब थोड़ा डाइजेशन होगा। और साथ ही साथ पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहे। हाँ, एक चीज का मैं आपको और क्लियर कर दूं, बैंक निफ्टी को ना इस समय जल्दी जल्दी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट कर भी रहे हैं तो जैसे आपको प्रॉफिट मिले बुक करके आपको बाहर निकल जाना चाहिए। मैक्स टू मैक्स इस बार सीरीज 40,000 तक ही टेस्ट करने जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि इसका पुट कॉल रेशियो इस समय 0.81 है और 0.6 पे तो आके ओवरसोल्ड हो जाता है। बैंक निफ्टी को थोड़ा क्रिटिकली वॉच करें बस, अदरवाइज वैसे बाजार रेंज में रहेगा। इंडाइसिस में कुछ खास ऐसा होने नहीं आ रहा, ना ही आज ना ही शायद कल कुछ हो। ठीक है, तो इंडाइसिस में कुछ बहुत बड़ा एक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन अहम लेवल्स आपको बता दिए हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए भी 21,900 का निकल कर आ रहा है अहम सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ भी आपको लेवल्स बताए। इसके अलावा बैंक निफ्टी में 46,500, 46,300 इन लेवल्स पर नजर रखिए। ऊपर की तरफ 47,200 के लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है बाजार में, उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाएं। इंडेक्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, लेकिन रेंज पर ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन नितिलेश पावस्कर जी के ट्रेड्स हैं हमारे पास, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। उन्होंने जो कॉल्स भेजी है उसमें पहला है बजाज फिनसर्व, तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। अगर 1620 के ऊपर निकले तब आप यहां पर तेजी करके चल सकते हैं। बजाज फिनसर्व में 1640, 1660 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1610 का। और दूसरा कॉल है भारती एयरटेल, यहाँ पर वो बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। 1125, 1130 के पास मिले तो यहाँ पर बेच के चलिए स्टॉक को। 1100 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1140 का। तो ये दो स्टॉक्स हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, आप इन पर नजर रख सकते हैं। भारती एयरटेल में सेल कॉल और बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले कुछ ऑर्डर विंस की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स और रेक्टिफायर्स को एक ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड से, 232 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो इस पर अपनी नजर रखें। इसके अलावा स्किपर को भी पावर ग्रिड से ऑर्डर मिला है, 737 का ये ऑर्डर है, 737 करोड़। तो ऑर्डर विंस के चलते ये दोनों ही काउंटर्स पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा यूनियन बैंक की बात करते हैं। लास्ट
हफ्ते भी ये स्टॉक फोकस में रहा उनके फंड रेजिंग प्लान्स के चलते। अब कंपनी ने कहा कि QIP फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। 3000 करोड़ का ये फंड रेज था, तो कंपनी ने सक्सेसफुली अपना फंड रेज कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा टिप्स इंडस्ट्रीज पर अपनी नजर रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंड रेजिंग करना चाहते हैं बाई बैक के लिए। बोर्ड मीटिंग है 28 फरवरी को, तो इस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक के भी फंड रेजिंग प्लान्स है। करीब 2000 करोड़ फंड रेज कंपनी करना चाहती है। इक्विटी या बॉन्ड के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। 28 फरवरी को इसकी बोर्ड मीट है, तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। रिसेंटली लिस्टेड एंटिटी है। 75 करोड़ का फंड रेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है। प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। इसके अलावा KIOCL कंपनी ने अपने ऑपरेशंस टेम्पररी सस्पेंड कर दिए हैं। उनका मानना है कि मार्केट कंडीशंस काफ़ी लुक्रेटिव नहीं है। लॉस कंपनी कर रही थी। पैलेट मार्केट के कंडीशंस काफ़ी खराब है, जिसके चलते टेम्पररी सस्पेंशन अनाउंस किया है मैंगलोर फैसिलिटी के अपने ऑपरेशंस का। इसके अलावा जी पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, आज भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमिटी बनाई है। मार्केट में कई रूमर्स चल रहे हैं जी को लेकर, मर्जर को लेकर, तो मार्केट रूमर्स, स्पेक्यूलेशन और कंपनी की जो नेगेटिव इमेज बनी है उसे कंट्रोल करने के लिए ये कमिटी बनाई गई है, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा पेटीएम की बात करते हैं, तो कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अपनी रिक्वेस्ट डाली है। कंपनी को लाइसेंस चाहिए, तो बड़ी न्यूज़ आती हुई नजर आई। कंडीशंस है जिसके बेसिस पर NPCI ये लाइसेंस देगी कंपनी को, तो पेटीएम पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर ने एक लैंड पार्सल खरीदा है। करीब 21,946 एकर्स का ये पार्सल है। कंपनी इसमें नई फैसिलिटी बनाना चाहती है। 500 बेड की हॉस्पिटल अगले 10 साल में ये कैपेसिटी एडिशन होगा, तो इस कैपेसिटी एडिशन प्लान्स के चलते मैक्स हेल्थ केयर पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा 2 काउंटर्स में जहां ब्लॉक डील हुई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, सबसे पहले कोल्टे पाटिल डेवलपर्स जहां प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेचा है। करीब 15 लाख शेयर्स बेचे गए थे फ्राइडे के सेशन में, और व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने करीब 4 लाख शेयर्स खरीदे। इसके अलावा अरविंद लाइफ स्पेसेस, इस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ICICI प्रूडेंशियल ने करीब 4.65 लाख शेयर्स खरीदे। 582 रुपीस प्रति शेयर पर यह ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके अलावा पिरामल फार्मा की बात करते हैं, तो कंपनी की एक फैसिलिटी है US में, उसके लिए कंपनी को फॉर्म 483 इश्यू किया गया है US FDA से, और 2 ऑब्जर्वेशंस के साथ ये फॉर्म 483 शायद नेगेटिव इम्पैक्ट इस काउंटर पर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में 2 अर्निंग्स कैंडिडेट्स की बात करते हैं। 2 कंपनी के नतीजे आए थे। सबसे पहले सनोफी इंडिया, इसके नतीजे काफी मिले जुले थे। रेवेन्यूज तो फ्लैट दिखाई दिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आए। कंपनी ने 27% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए वर्सेस 24.9% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया, तो काफी मिले जुले नतीजे, जिसके चलते सनोफी पर भी अपनी नजर रखे। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज काफी कमजोर नतीजे थे। रेवेन्यूज में 25% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और बॉटम लाइन पर इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। एबिटा लॉस 612 करोड़ वर्सेस प्रॉफिट जो कंपनी ने 600 करोड़ का सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था, और नेट लॉस भी करीब 1000 करोड़ के आसपास आया है। तो काफी कमजोर नतीजे थे, जिसके चलते रेन इंडस्ट्रीज पर भी नेगेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू आशीष आपका ये तमाम खबरें हमारे लिए लेकर आने के लिए। तो ओवर द वीकेंड खबरें काफ़ी सारी थी, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हमने आपके सामने रखी। रेन इंडस्ट्रीज, सनोफी के नतीजों पर नज़र रखे, और इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट से जुड़े एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। पेटीएम, कोल्टे पाटिल, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप शेयरों से जुड़ी काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं, तो उसका असर आज इन स्टॉक्स पर रहेगा, इस पर नज़र रखिए। जय हाउस की नज़र किन शेयरों और सेक्टर्स पर हैं, डिटेल्स लेकर हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी,
तो सबसे पहले बात करते हैं गेल इंडिया की, जहाँ पे जेपी मॉर्गन का एक मानना ये है कि कहीं पे गेल इंडिया में कहीं पे पॉजिटिव कैटेलिस्ट उन्हें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम गेल इंडिया के ट्रेडिंग सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है जेपी मॉर्गन के हिसाब से। पर अगर हम कंसेंसस का नंबर देखें तो कंसेंसस का मानना ये है कि कहीं पे हमें FY24 और Q4 FY24 में कहीं पे हमें 14% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है अर्निंग्स में। और इसी के चलते हुए कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स में जो आएगा गेल इंडिया के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के शेयर प्राइस के लिए। उसके अलावा गैस ट्रेडिंग की जो सेगमेंट है उसमें भी कहीं पे वाइडनिंग स्प्रेड देखने को मिल रहा है जेपी मॉर्गन को, और इसी के सब के चलते हुए उन्होंने अपना टारगेट प्राइस जो है वो गेल इंडिया का बढ़ा के 175 रुपीज़ का किया है और न्यूट्रल रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग की, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने एक टैक्टिकल एलोकेशन के लिए आइडिया देके रखा है, जहाँ पे उनका मानना यह है कि प्राइस जो है शेयर प्राइस वो रिलेटिव इंडेक्स के हिसाब से अगले 60 दिनों में कहीं पे आउट परफॉर्म करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन अगर हम कंपनी का देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी अभी फिलहाल 1.1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, और इसी के चलते हुए कहीं पे उनको एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है। और आखिर में निम्स जो है उसमें भी कहीं पे हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है क्रेडिट रेटिंग के सुधार की वजह से, और इसी के चलते हुए उन्होंने ओवरवेट रेटिंग तो मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस जो है वो 970 रुपीज़ का बरकरार रखा है। आखिर में बात करते हैं जेएम फाइनेंशियल्स ने किम्स हॉस्पिटल पे जो इनिशिएशन किया है उसके बारे में, जहाँ पे उनका बाय रेटिंग जो है वो इनिशिएट करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने 2950 रुपीज़ का देके रखा है। उनका मानना यह है कि आइडियल कंपनी है काफ़ी ज़्यादा जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन्स चलाती है। केपेक्स लाइट बिजनेस मॉडल की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है कंपनी में आगे जाके। कंपनी का जो हॉस्पिटल्स है वो भी काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट वे में चलते हैं। बैलेंस मिक्स हमें और कंपनी में देखने को मिल सकता है कोर और न्यू मार्केट एक्सपेंशन में। और आखिर में अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो 19 टाइम्स EV टू EBITDA में ट्रेड कर रहा है वो कंपनी, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है और इसीलिए एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है किम्स हॉस्पिटल के लिए भी। तो आगे चलते हुए इन्हीं सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर हैं, इस पर फोकस रहेगा और आगे हम और चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और वहाँ पर ट्रेड क्या रखें ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट नहीं जुड़ पाए हैं, आज थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही है एक्सपर्ट्स को जोड़ने में, लेकिन उनके कॉल्स हैं हमारे पास। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा जी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिली हैं उसमें पहला है जिंक। यहाँ पर वो तेज़ी करने की सलाह दे रहे हैं 212 के स्तर पर, टारगेट होगा 217 का और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 210 का। वहीं सोने में भी तेजी करने की सलाह हमने देखा भी, शुक्रवार के सेशन में थोड़ी तेजी आई थी, बाइंग नजर आ रही है इस बीच सोने में। अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं। 62,200 के लेवल्स पर मिले सोना तो खरीदारी करके चलिए, यानी कि थोड़ा नीचे आ जाए तब यहाँ पर ट्रेड लीजिए सोने में, तब रिस्क रिवॉर्ड बेहतर नजर आएगा। 62,650 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 61,980 का। तो सोना और जिंक इन दोनों मेटल्स में खरीदारी करने की सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं, और बीते शनिवार ET नाउ स्वदेश के टैक्स महाकुंभ में टैक्स एक्सपर्ट और दिग्गजों ने क्या कहा, आइए आपको एक एक करके सुनवाते हैं। NRI के इंडिया के इन्वेस्टमेंट के दो प्रॉब्लम होते हैं, दो पहलू होते हैं, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा। एक होता है रिपैट्रिएशन और दूसरा रिपैट्रिएशन एंड फॉरेन करेंसी रिस्क, राइट। वो एक हमेशा एक NRI सोचता है कि इंडिया की मार्केट तो अच्छी चल रही है बट रुपी डिप्रिशिएट होता जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है 40 का भी था, आज 42 का 82 का भी है और 100 का भी होगा, बिकॉज फाइनेंस के हिसाब से डिप्रिशिएट होनी चाहिए हाई इंटरेस्ट रेट करेंसीज। वो एक प्रॉब्लम होता है NRI के लिए। दूसरा ये होता है कि टैक्स कहाँ लगेगी और कितनी लगेगी, और तीसरा पहलू भी है TDS लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप NRI हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी कंट्री से, जो डोमिसाइल कंट्री है उससे, इंडिया से डायरेक्ट ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी है कि नहीं है, अगर है तो उसको पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि अगर मैंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, मैं दुबई का एग्जांपल दे रहा हूँ, दुबई सिंगापुर में हमारे बहुत टैक्स लॉसेस होती हैं, दो ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी, और एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर के हैसियत से मुझे अफसोस होता है कि ये दो ड्यूअल टैक्स ट्रीटीज आर सो लिबरल कि आप अगर दुबई की TRC करके एक आता है, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, अगर वो आप TRC दुबई में ले लेते हैं और म्यूचुअल फंड को सबमिट कर देते हैं कि मेरे पास TRC है, तो आपकी TDS भी नहीं लगती, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड्स भी इंडिया में टैक्स फ्री हैं।
करेक्ट क्या राइट सो टू आंसर अ पॉइंटेड क्वेश्चन, हर एनआरआई की स्टेटस अलग है क्योंकि वो दूसरे देशों में रहता है, तो एक ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी है कि नहीं, उसके न्यूआंसेस क्या हैं, ये पढ़ना जरूरी है। और गिफ्ट सिटी के माध्यम से आज की डेट में काफी लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में कर सकते हैं और डिनोमिनेशन डॉलर हो सकती है, और वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। एनआरआई है, आप रुपी में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, रिपैट्रिएशन को इजी रखना चाहते हैं और डॉलर डिनोमिनेशन रखना चाहते हैं, तो गिफ्ट सिटी बहुत पॉपुलर होने वाला है और काफी सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स अपनी प्रोडक्ट्स को गिफ्ट सिटी के माध्यम से ऑफर कर रहे हैं। बट वो सिंप्लीफाई करने का तात्पर्य क्या है और रीजन क्या हो सकता है? अगर हम देखें, इंडिया में पहले इन्वेस्टमेंट होती थी, टैक्स के चक्कर में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते थे। आज ऐसा नहीं है। एजुकेशन पे पहले 10 साल फोकस हुआ, 2013 से सेबी ने कहा कि भाई इन्वेस्टर एजुकेशन बजट निकाला जाए, उसका कुल मिला के 8-9 हजार करोड़ खर्च हुआ है। तो अब लोग स्मॉल कैप फंड में 3,000 करोड़ की एसआईपी कर रहे हैं, उसमें तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो लोगों को पहले एजुकेट किया कि भाई तुम्हें टैक्स की इंसेंटिव से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एजुकेट कर लिया, फिर इंसेंटिव निकाल के सिंप्लीफाइड टैक्सेशन दी, और उसमें रेगुलेटर ने बहुत अच्छी चीजें की हैं। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला था, वो देखिए वो लैंडमार्क सर्कुलर था मेरे हिसाब से, एक मैसेज के लिए 2016 फरवरी में। वो ऑलमोस्ट 80% विवाद को सॉल्व कर सकता था। सो आई थिंक एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जा रहा है, एजुकेट किया, फिर विवाद सॉल्व किए, फिर सिंप्लिसिटी लाई। आई थिंक दैट्स द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक फंडामेंटल चेंज इस बजट में किया है कि इस बजट में आप देखेंगे तो एज कौशिक जी ने बताया कि न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट रिजिम बनाया। तो न्यू टैक्स रिजिम अभी डिफॉल्ट है, तो आप जब फाइलिंग स्टार्ट करोगे, इवन आपका एम्प्लॉयर जब टीडीएस स्टार्ट करेगा तो डिफॉल्ट वो समझेगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि 2 साल में गवर्नमेंट ने ये देखा कि लोग कंफ्यूज्ड है, उनको चाहिए वो नो टैक्स रिजिम, बट उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं, इसलिए उन्होंने डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजिम को बनाया। इसका दूसरा एक मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट न्यू टैक्स रिजिम, तो गवर्नमेंट को न्यू टैक्स रिजिम को प्रमोट करना है, तो इसलिए उन्होंने डिफॉल्ट बनाया। और बाकी जो उसमें ये है कि आप जो 115 BSE में जो चेंजेस लाया बजट में कि आप कब चेंज कर सकते हो, बिजनेस केस है तो आपको कैसे चेंज करना है, आपको 10A फॉर्म कब भरना है, ये चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी बन गई है, बट धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। Government is heading towards simplicity of tax. That is what is happening. More and more technology-driven tools are being used by the government. And because of a common man, almost about 97% of the common man who are having not a business income or corporate income, they are really getting comfort as to you file the return within 15 days time, आपका return process होके आपको refund आ जाता है, कि tax demand है तो लिखा जाता है। At least that is a great achievement which has been happening, and that's the simplicity I think everybody was looking for. And your interaction with the tax office has gone down considerably. I think that's a great relief, which is what is I think the great achievement what is being achieved. I think a lot of steps have been taken by the government in the last few years to simplify, as Firoz rightly mentioned, simplify. First make you understand, simplify, and then strictly follow the rules. I think if we do all these through things, I think the life is much easier. बिल्कुल, तो ये थी टैक्स महाकुंभ जो शनिवार को हुआ था, उसके से जुड़े उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और दिन भर उस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ जो हमारे एक्सपर्ट की तरफ से हमें मिल रही हैं। आपको सुबह बजाज फिनसर्व और इसके अलावा भारतीय एयरटेल पे कॉल हमने बताई, भारतीय एयरटेल में बिकवाली करने की सलाह, बजाज फिनसर्व में तेज़ी करके चलिए, ये राय थी नीतिश जी की। रेलिगेयर ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है एस्ट्रल, खरीदारी करके चलिए, 2190 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2015 का। और इंडस टावर में भी तेजी करने की सलाह है, 254 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 235 का। आगे बढ़ते हैं और कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है अदानी पोर्ट्स, तेजी करके चलिए, 1375 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस है 1300 का। और आईआरसीटीसी में भी तेजी करने की सलाह है, टारगेट होगा 1010 का, स्टॉप लॉस 940 का। तो आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह एक्सपर्ट की तरफ से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमारे साथ नमस्कार।